दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी बिलेटेड खुशियां। रश्मि एक कमाल की राइटर हैं। वो अलीगढ़ में जन्मी थीं, दिल्ली में रहती हैं और एक टेलीविजन चैनल में काम करती हैं। चलिए शुरू करता हूं कहानी। आसमान में कहीं कोई अलाव सुलगाता है क्या, जो एक धुएंनुमा कुहासा सर्द शामें फैलाने लगती हैं, या एक कमजोर धूप के बाद ये शामें कोई सीला लिहाफ छोड़कर बैठ जाती हैं और उनसे टपकती कुछ बारीक बूंदें भिगोती रहती हैं सड़क, गली, मोहल्ले, छत और आंगन। घर की गुलाबी चारदीवारी के भीतर कच्चे अहाते में जलती लकड़ियों से देह तापता मैं कभी इस धुंधले आसमान को देखता और कभी गमलों के पास खड़े कुछ सोचते अपने पोते विशु को। 8 साल की उम्र में अच्छा खासा लंबा हो गया था, दुबला भी बिल्कुल अपने पापा की तरह। पिचके गाल, भूरे घुंघराले बाल और गाल के नीचे एक मोटा मस्सा। खैर वो तो मेरे भी था। पड़ोसी कहते हैं कि विशंभर का पोता उसकी कार्बन कॉपी है। विशु, कल तो तेरे पापा आने वाले हैं। उसे चिढ़ाते हुए मैंने बुझते अलाव में कुछ लकड़ियां और डाल दी। परसों से ठंड बढ़ गई थी, पूस लग चुका था ना, इसलिए। नंदा मेरी बहू कह रही थी कि पिछले साल भी क्रिसमस पर इतनी ही ठंड थी। मुझे तो याद नहीं। दादू, क्रिसमस ट्री के लिए कौन सा गमला रखेंगे? विशु ने पूछा तो मैंने गेंदे के पेड़ की तरफ उंगली करते हुए कहा, वो वाला ऊंचा है, अच्छा लगेगा। मैं आऊं मदद करने? नहीं दादू, मैं स्ट्रांग हूं, कहते हुए वो गमला खींच कर निकालने लगा। बस ठीक है, अब आजा मेरे पास, जरा सा ताप ले। मैंने दोनों बाहें फैलाकर कहा और वो दौड़कर मेरी गोद में बैठ गया। सामने जलती लकड़ियों की आंच उसकी आंखों में चमक रही थी। आज खुश था वो, और मैं भी। उसका पापा यानी मेरा बेटा प्रभास आ रहा था कल, क्रिसमस वाले दिन। 3 महीने पहले जब से उसका आना तय हुआ था, हम दोनों तब से इंतजार में थे, एक एक रोज उंगलियों पर गिनते हुए। दादू, वो बेल्स, बलून और मोजे कब लगाएंगे? उसने पूछा। मैंने उसकी नाक पकड़ते हुए कहा, अभी जा तू वो डब्बा ले आ और देखते आना कि मम्मी ने केक बनाया क्या। वो झट से उठा और जिंगल बेल्स गाते हुए भीतर चला गया। मैंने भी हंसते हुए अगले चंद शब्द बुदबुदाए और खुद पर हंस दिया। खुशियां हमें बच्चा बना देती हैं। मैं महसूस कर रहा था अपने भीतर का ये बचपन, ये एक्साइटमेंट, ये इंतजार, सब कुछ। विशु दरवाजा खुला छोड़ गया था तो भीतर से सूजी भुनने की महक आने लगी। बहू केक बनाने में जुट गई होगी, देसी केक। माँ, हम डेकोरेशन करेंगे, आप क्या करोगी? कल विशु ने कहा तो बहू ने इतरा कर कहा था, मैं स्पेशल केक बनाऊंगी। विशु ताली बजाकर कूदा था, लेकिन मैं जानता था कि वो देसी घी का हलवा बनाकर कोई आकार देगी और उस पर मेवे बुरक देगी। विशु, आजा भाई। काफी देर बाद मैंने उसे पुकारा। कोई आवाज नहीं आई। हथेलियां घुटने पर रगड़कर छड़ी का सहारा लेते हुए मैं उठा ही था कि बहू आती दिखी। कानों पर शॉल लपेटे, पाँव में मोजे कसे हुए, दोनों हाथ बगल में दबाए वो चौखट पर खड़ी हो गई। रसोई के ताप से उसका चेहरा तांबई हो गया था। देखना बहू, विशु कहाँ रह गया? मैंने कहा तो उसके पीछे दुबके सुबकते विशु ने झांक कर मुझे देखा। गालों पर आंसू ढुलक रहे थे। वो सुड़कते हुए बोला, दादू, पापा नहीं आ रहे। ऐसे कैसे नहीं आ रहे? वादा किया था, हम इंतजार कर रहे थे ना। बड़बड़ाते हुए मेरी आवाज बुझने लगी, मेरे कतरा कतरा बुझते मन की तरह। कुछ छोटी सी ख्वाहिशें क्या इतनी बड़ी हो जाती हैं कि पूरी ना हो सकें? अपने बेटे से मिलना ये एक पिता का हक है, उसका अधिकार। हौले हौले अंधेरे के साथ सब कुछ कोहरे में समा चुका था। लकड़ियां कोयला बनकर सुलग रही थीं। वहीं बैठा मैं शॉल में खुद को कसते हुए भीतर से आती बहू की आवाजें सुन रहा था। बीच बीच में विशु की खिलखिलाहट भी। मान गया होगा वो, बहू ने कोई वादा करके बहला लिया होगा उसे। पिताजी, चाय बना रही हूं, भीतर आ जाइए।
तभी बहू ने दरवाजे पर आकर कहा, यहीं ले आ बेटा। मेरी बात सुनकर वो भीतर चली गई। आवाज में जरा भी उदासी नहीं थी उसके, जैसे उसे मालूम हो कि प्रभास नहीं आएगा, टाल देगा इस बार का आना जैसे पिछली दफा किया था। ये लीजिए चाय, उसने मेरे आगे स्टील का कप बढ़ाते हुए कहा और मचिया खींचकर बैठ गई। दोनों हथेलियों में अपना कप दबाए एक टक बुझती आंच देख रही थी। मैंने उसकी भीगी उंगलियां देखते हुए कहा, हाथ सेक ले बहू। वो जरा चौंकी और फिर गर्दन हिलाकर हथेलियां आगे की तरफ फैला दी। हम दोनों देर तक चुप बैठे रहे। वो क्यों नहीं आया? क्या बहाना बनाया उसने? मैंने जरा तल्ख लहजे में पूछा। नजर भर मुझे देखकर जरा हंसते हुए बोली, आप दादा पोते एक से हो। विशु भी बोल रहा था कि पापा ने बहाना मारा, तो उसे कैसे बहलाया? पूछते हुए मैंने चाय का कप अंगार पर टिका दिया। वो आखिरी बड़ा घूंट भरती हुई बोली, अब कब आएंगे ये बताकर। जब मना किया तब दुखी था प्रभास? मैंने पूछा। वो चुप हो गई, जैसे उसकी बात याद करते हुए दुख भरे शब्द छांट रही हो, आवाज का कंपन याद कर रही हो। देर तक मैं उसे देखता रहा और वो अपने पांव के भीगे मेहरून मोजे। कम दिखाई देता है मुझे, लेकिन इतना भी नहीं कि बहू के दबे होठों पर चढ़ती मायूसी न देख पाऊं। उसका हंसते हुए आप भी बड़े जिद्दी हैं कहना और बात टालने का मतलब ना समझ पाऊं। बहू भीतर कमरे में विशु का होमवर्क कराने चली गई और मैं बाहर वाले कमरे में अपने लिहाफ में दुबका रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा था। उसका एंटेना बाहर था, फिर भी सिग्नल टूट टूट कर आ रहे थे। पिछली दफा तकरीबन 1.5 साल पहले जब प्रभास आया था तो बोला था, आपके लिए स्मार्टफोन ले आऊंगा, गाने डाउनलोड करके सुनना। मैंने साफ मना कर दिया था। मेरे ऊपर इतना खर्च करने की क्या जरूरत है? जाने कितने दिन और बचे हैं। वो तो मेरे घुटने का ऑपरेशन करवाने के लिए भी पीछे पड़ा था। हर तरह से ख्याल रखता था, बस जाने क्यों समझ नहीं पाता कि ढलती उम्र में शौक नहीं, इच्छाएं पूरी की जाती हैं। मेरी भी इच्छा ही तो है अपने बच्चे के साथ ज्यादा से ज्यादा रहना। हाँ, मैं मानता हूं मजबूरी है, नौकरी लगी है वहां, उसका भविष्य है, लेकिन परिवार भी तो है ना। कुछ दिन बिताकर जब वो यहां से जाता है तो उसका रुकने का मन नहीं करता। उसके आने की खबर सुनकर हम कैसे उंगलियों पर दिन गिनते हैं, वो नहीं गिनता क्या? नौकरी और पगार ने क्या उसे बेदिल बना दिया है? पूरा हो या अधूरा रह जाए, इंतजार अपनी मियाद के बाद खत्म हो जाता है और जो नहीं होता वो बाकी रह गई फांस की तरह चुपता रहता है। रात हो चुकी थी। विशु और बहू अपने कमरे में टीवी देख रहे थे और मैं अपने लिहाफ में दुबका हुआ पड़ोस से आती आवाजें सुन रहा था। यीशु की प्रार्थना वाली आवाजें, बीच बीच में कुछ हो हल्ले की आवाजें भी आती। अगर प्रभास आता तो हम भी कुछ ऐसा ही करते। विशु और मैं कविताओं वाली किताब से जिंगल बेल्स गुनगुना लेते। वो केक जो बस यूं ही खा लिया था उसका स्वाद लेते। दादू, तभी मेरे लिहाफ में घुसते हुए विशु ने पुकारा, अरे सोया नहीं तू? और टोपा क्यों नहीं लगाया? ठंड लग जाएगी, आजा मेरे पास। उसे लिहाफ उड़ाते हुए मैंने सीने से चिपकाया और उसकी पीठ थपकाने लगा। दादू, पापा आते तो कितना अच्छा लगता ना? पूछते हुए उसने चेहरा उठाया होगा। उसकी ठोड़ी हल्के से मेरे सीने में धंसी और उससे ज्यादा उसकी बात। मैंने अंधेरे में टोह कर उसका माथा चूम लिया। दादू, आपने अपने बचपन में क्रिसमस मनाया था? उसने पूछा तो मैंने झूठ मूठ का हाँ कह दिया। हम अपने आंगन वाला अनार का पेड़ सजाते थे, हमारे चाचा सैंटा बनते, हम मोजे लटकाते, और जानता सुबह क्या मिलता था? मैंने कहा तो वो उत्सुकता से बोला, चॉकलेट, खिलौने? ना रे, गुड़ की डली। हमारा सैंटा चालाक था, मैंने कहा। और पापा? पूछते हुए वो जरा और चिपक गया। याद आ रही होगी उसे प्रभास की। उसने कुछ कहा नहीं, बस अपने पापा की बातें करता रहा। मैं भी बताता रहा और यूं हम दोनों अपने अपने हिस्से के प्रभास को जीते रहे।
एक बार ना तेरे पापा ने विश वाली पर्ची में गलत स्पेलिंग लिख दी। मैंने कहा तो उसने पूछा, फिर क्या हुआ दादू? फिर 100 दफा सही स्पेलिंग लिखनी पड़ी। मैंने कई बातें मनवाई, खूब परेशान किया उसे। ये सुनते ही वो खिलखिला कर हंस पड़ा। ये बातें पहले भी बता चुका था मैं उसे, और उसी की देखा देखी उसने इस दफा कई पर्चियां बनाई थीं। पापा के आने की, समर वेकेशन में घूमने जाने की पर्ची, माँ के लिए साड़ी और मेरे घुटने के इलाज की पर्ची। थोड़ी देर में वो मुझसे चिपक कर सो गया। ऐसे ही प्रभास मेरे सीने से लगकर सोता था। कहता कि यूं चिपक कर सोने से ठंड कम लगती है। जो उसे एक प्रभास को मिलती थी वो इसे मिलती होगी क्या? मेरे बुजुर्ग होते हाथों की थपकी में वो आराम कहाँ होगा? और इसकी उम्र तो पिता के सीने से लगने की है, उसके कंधों पर झूल जाने की है। कितना कुछ छोड़ना पड़ रहा है मेरे बच्चे को। पिता से दूर रहना आसान नहीं होता। मेरे पास मेरे पिता की यादें हैं, प्रभास के पास अपने पिता की, लेकिन इसके पास तो कुछ भी नहीं। ये रोजी रोटी कितना कुछ छीन लेती है हमसे। अगर प्रभास यहीं कस्बे में या आसपास के शहर में नौकरी कर रहा होता, अगर हमारी जरूरतें कम होती तो शायद वो यहाँ होता हमारे साथ। हर दिवाली, ईद, होली और हर क्रिसमस मनाता। प्रभास का ना आना मन में एक पैबंद जोड़ गया था। अगर वो पहले ही वादा ना करता, हमें उम्मीद ना देता तो सब ठीक ही होता। मैं विशु को पापा आएंगे करके रोज उकसाता नहीं। वो अपनी कॉपी के पिछले पन्ने पर अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट नहीं बनाता। 6 रोज बीत चुके थे। दुख और नाराजगी का उबाल जरा बैठ गया था, लेकिन एक कसक थी अब भी, और रहनी भी चाहिए। सुबह के कोई 9 बज रहे होंगे। मैं और विशु कॉपी में 0 क्रॉस खेल रहे थे। उसने नाम बताया था इसका, क्या था, टिक टैक टो। मैं तीसरी दफा उससे हारा तो वो दादू हार गए चिल्लाते हुए पलंग पर कूदने लगा। बहू रसोई के दरवाजे पर खड़ी हमें देखकर हंस रही थी। पिताजी अपने पांव किनारे कर लीजिए, ये कूदा तो इलाज से पहले बिगड़ जाएंगे। बहू ने कहा तो मैंने अपने पांव जरा किनारे करते हुए कहा, मुझे नहीं करवाना इलाज विलाज, जब तक चल रहा है ठीक है। खामखा का खर्च और जिंदगी का कोई भरोसा है क्या? जाने कितना टाइम है मेरे पास। अरे आप तो बहुत जिएंगे, विशु की शादी देखनी है अभी तो। बहू ने कहा तो विशु के कान खड़े हो गए। 2 पल हमें देखता रहा और फिर खेल में जुट गया। मुझे उसका मासूम चेहरा देखकर हंसी आ गई। ये मौके बेमौके वाली हंसी खुशियां परिवार में ही मिलती हैं। दूसरे शहर रहकर कोई हंसने का कोर्स तो नहीं होता होगा, खुशियों की कोई ऑनलाइन डिलीवरी नहीं होती होगी। दोपहर तक धूप जरा चढ़ आई थी। बहू ने सारे कपड़े बाहर अरगनी से लेकर गेट तक लटका दिए थे। मैं वहीं मचिया डालकर बैठा मूंगफली खा रहा था। जरा देर बाद बहू कंधे से मोबाइल दबाए हुए बाहर आई। उसके हाथ आटे में सने हुए थे। पिताजी फोन लीजिए, उसने मेरे पास झुकते हुए कहा। मैंने मोबाइल पकड़ते हुए पूछा, किसका फोन है? विशु के पापा आपसे बात करने के लिए कह रहे थे। कहते हुए वो भीतर चली गई और मैं मोबाइल पकड़े हुए बैठा रहा। प्रभास के हेलो हेलो बोलने की आवाज सुनता रहा। थोड़ी देर में फोन कट गया। रख दिया होगा उसने, समझ रहा होगा मेरी नाराजगी। पूछेगा तो बोल दूंगा, मैं कोई डरता हूं क्या उससे? और उसने काम ही ऐसा किया था, अब प्यार तो आएगा नहीं। थोड़ी देर बाद उसने दोबारा कॉल की। मैंने फौरन फोन उठा लिया। हेलो, कैसा है? मैंने पूछा। आप कैसे हैं? उसने पूछा। मैंने जरा कटाक्ष मारते हुए कहा, कुछ तकलीफ बताऊंगा तो कौन सा इलाज कर देगा तू? घुटने में दर्द हो रहा है, आके तेल लगा देगा क्या? उसने कुछ नहीं कहा। मैं उसकी हाँ ना का इंतजार करता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी धीमी आवाज आई, नाराज हैं? नहीं होना चाहिए। मेरे सवाल पर वो चुप हो गया। कमरे में चलते पंखे, टीवी की आवाज के बीच बीच उसकी गहरी सांस की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। घर आजा बेटा, अपने लिए, विशु के लिए, बहू के लिए। कहते हुए मैं जरा रुका।
गले में अटकते बुलबुले को नीचे सरका कर कहा, और मेरे लिए भी। ये कहते ही एक मोटा कतरा ढुलक गया मेरी आंखों से। मैंने फौरन पूछा, भीतर दरवाजे की तरफ देखा कि किसी ने देखा तो नहीं। मुझे दरवाजे से पलटकर जाती बहू दिखी। वो पहले पलट गई थी या फिर देख चुकी थी मुझे यूं रोते हुए। मैं रोना नहीं चाहता, बहू के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। पहले कैसे रोक लेता था आंसुओं को, लेकिन अब जैसे उम्र के साथ पलकों की पकड़ कमजोर हो रही थी। प्रभास और बहू कहते हैं कि मैं इमोशनल हो गया हूं, शायद सही कहते हैं। झुर्रियों में अटके आंसू को पोंछकर मैं बाहर गली में टहलने के लिए निकल आया। गली में पड़ोसी अलग अलग झुंड बनाकर बातें कर रहे थे। मैं जानबूझकर किसी ग्रुप में शामिल नहीं हुआ। डरता था कि कहीं कोई प्रभास के बारे में न पूछ ले। मैं उन्हें कहूंगा कि वो नहीं आया तो अलग अलग बातें बनाएंगे, मुझे सांत्वना देंगे, उकसाएंगे कि आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं, बस अपने बारे में सोचते हैं। मैं उन सब से नजरें बचाते हुए जरा आगे निकल गया। कच्चे रास्ते पर छड़ी से बेतरतीब लकीरें खींचता रहा, आड़ी टेढ़ी एक दूसरे को काटती हुई, बिल्कुल मेरे मन की तरह। अरे नमस्कार विशंबर जी, तभी सामने से एक पड़ोसी ने आते हुए कहा। मैं सकपका गया। जवाब में बस गर्दन हिला दी। दुनिया जहान की बातें शुरू करते हुए जैसे ही मुझे लगा कि वो प्रभास के बारे में पूछेंगे, मैंने फौरन बात पलट दी। हथेलियां जोर से रगड़ते हुए कहा, बड़ी ठंड हो गई ना? कल तो 6 तक पहुंच गया था पारा, आज तो गनीमत है धूप चमकी है। हाँ, तभी तो हम सारे उम्र दराज लोग हड्डियां सेकने निकल आए, कह के वो जरा हंसते हुए आगे चल दिए और मैं तसल्ली बख्श हो गया। उन्हें जाते हुए, दूसरे लोगों से बात करते हुए, मजमू में शामिल होते देखता रहा। काफी देर बाद जब अकेले रहना उबाऊ लगने लगा तो टहलते हुए वापस घर की तरफ चला आया। बहू कपड़ों की उलट पलट कर रही थी और विशु उस पौधे पर लगी सजावट उतार रहा था, या यूं कहो कि हमारी बुझी ख्वाहिशें किनारे रख रहा था। मैं छड़ी टिकाते हुए उसके पास आया और मदद करने लगा। मैं उसे सामान उतार कर देता और वो दौड़कर कुर्सियों पर जमा किए सामान के ढेर में रखा था। बहू कपड़ों से निपटकर मचिया पर रखे मूंगफली के छिलके बटोरते हुए बोली, विशु अब तुम होमवर्क शुरू कर दो, कल नया साल लग जाएगा और फिर स्कूल खुल जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल, वो बिदकते हुए बोला। सारे दोस्त बताएंगे कि कहाँ कहाँ घूमने गए और मैं क्या कहूँगा। बहू ने कहा, कहना कि हमने घर पे क्रिसमस मनाया, वो भी बिना पापा के। उसकी बात काटकर विशु बोला, क्या तरीका है ये? बहू की आवाज में हल्का गुस्सा उतरा ही था कि उसने संभाल लिया। बोली, पापा आना चाहते थे बेटा, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। क्या वजह थी बहू? मैंने पौधे पर निगाहें जमाए पूछा। उसने बटोरे हुए छिलके बुझे अलाव वाले तसले में डालते हुए कहा, अगर वो एक दिन भी छुट्टी लेते तो अच्छा खासा नुकसान हो जाता। कुछ प्लानिंग की थी उन्होंने, वो बिगड़ जाती। हाँ, नुकसान तो सिर्फ रकम का होता है ना, अपनों की खुशियों का नहीं, है ना? कहते हुए मैंने नजर भर उसे देखा। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी रही, किसी अपराधी नहीं, अपराध में सहभागी की तरह। सब कुछ कह जाने पर भी मन खाली नहीं होता। बातों की किरचियां आकार बढ़ाने लगती हैं, सैकड़ों परछाइयां जोड़ने लगती हैं। दोपहर से रात और रात से सुबह तक मैं इसी में उलझा रहा। सुबह जल्दी आंख भी खुली, लेकिन मुंह तक रजाई ढके घर की सारी आवाजें सुनता रहा। विशु, दादू को उठाओ, मैं चाय बनाती हूँ। पहले बहू की आवाज आई और उसके 2 मिनट बाद मेरी रजाई का कोना उठा और उसमें से झांकते हुए विशु बोला, दादू हैप्पी न्यू ईयर, तुम्हें भी मुबारक हो, खूब पढ़ो लिखो, बड़े बनो। कहते हुए मैंने उसके माथे पर बोसा धरा तो उसने भी उचक कर मेरा माथा चूमते हुए कहा, दादू आप उठ के तैयार हो जाओ, सैंटा आने वाला है। धत, आज थोड़े आता है सैंटा। मैंने हंसते हुए कहा तो वो अपने माथे पर हथेली मारता हुआ बोला, अरे आता है, आप नहीं जानते। मैंने आगे कुछ नहीं कहा। जानता था कि वो मेरी जरा भी बात नहीं मानेगा।
मैंने उठकर रजाई की तह लगाई, अलमारी से कपड़े निकाले और गुसल खाने में चला गया। फटाफट 4 लोटे वाला स्नान करके बाहर निकला तो ठिठक गया। देह में एक फुरफुरी सी दौड़ गई। ये जाने ठंड की थी या खुशी की थरथराहट। मैं कांप रहा था सामने खड़े मेरे बेटे प्रभास को देखकर। दादू, सेंटा आ गया! विशु चिल्लाते हुए दौड़ कर आया और कूद कर उसके सीने पर चढ़ गया। वहीं खड़ी बहू भी पनीली नजरों से हमें देख रही थी। प्रभास विशु को गालों पर प्यार कर रहा था। दिल तो मेरा भी किया कि उसे गले लगा लूं, लेकिन मैं आड़े टेढ़े कदमों से पलंग तक चल कर आया और अलमारी से तेल निकालकर घुटनों की मालिश करने लगा। दर्द हो रहा है? मेरे करीब बैठते हुए प्रभास ने तेल हाथ से लिया और मेरे घुटनों पर लगाने लगा। एकदम बर्फ थी उसकी उंगलियां, पर सेंक जैसी लगीं। सुकून उतरने लगा। आई एम सॉरी, मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था। वो बोला तो मैंने फौरन तंज किया। ओह, प्रॉमिस टूटने का दुख था, ना पाने का नहीं। हाँ? वो झेपते हुए मुस्कुरा दिया। पास में रखे पिट्ठू बैग से एक फाइल निकालते हुए बोला, ये है देर से आने की वजह। परसों का अपॉइंटमेंट है, नी रिप्लेसमेंट कराना है आपका। मैंने मना किया था ना तुझे, मैंने नाराजगी से कहा। मेरे पांव पर लिहाफ ढकते हुए वो बोला, जिद मत कीजिए प्लीज। जानते हैं जब आप पांव घिसड़ कर चलते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सीढ़ियां चढ़ते वक्त दांतों से जो होंठ भींच लेते हैं तो हमें दर्द होता है। कब से तैयारी कर रहा था कि आपका इलाज करा सकूं, इसलिए ओवर टाइम किया, छुट्टियां बचाई। जेब का बैलेंस बनाना था, इसलिए इमोशनल इम्बैलेंस करना पड़ा। कहते हुए उसने नजरें झुका ली। मेरी समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। उसे प्यार से फटकारूं कि क्यों उठाई ये तकलीफ, या फिर पुचकार लूं, नाज कर लूं कि मेरी खातिर ये सब किया। शायद हम बुजुर्ग माँ बाप नहीं समझ पाते अपनी औलाद को। उनके हल्के फुल्के मिजाज को लापरवाही का नाम दे देते हैं। उनके मजबूत किरदार को बेमुरव्वत समझ लेते हैं। इंतजार कराने के लिए आई एम सॉरी कहते हुए वो बढ़कर मेरे गले लग गया। अब चुप कर, मैं रो पड़ा तो तुम दोनों कहोगे कि मैं इमोशनल हो गया हूं। कहते हुए मैंने उसके इर्द गिर्द बाह कसी ही थी कि कमजोर पलकें रिसने लगीं और कुछ बूंदें उसके कोट में जज्ब हो गईं। बस इतनी सी थी ये कहानी।